हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके ना। जैसा कि आपको पता है कि हमारी यहाँ पे सीएपीएफ की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम ऑलरेडी बायोलॉजी के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं। और मैंने आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट डाल रखा है। अभी ये हमारा यहाँ पे फिजिक्स का सेकंड पार्ट होने वाला है और यहाँ पे हम इन टॉपिक्स के ऊपर बेसिकली फोकस करने वाले हैं। तो पहला आपका टॉपिक आने वाला है यहाँ पे वर्क, पावर एंड एनर्जी। दूसरा आपका यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और तीसरा आपके लिए यहाँ पे है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यहाँ पे इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके चैप्टर्स बने हैं, ठीक है, उनके आपके प्रीवियस 10 साल के जो भी आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज देखने को मिले सीएपीएफ में, हम सब कुछ अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी पिछले जो वीडियोस है अगर वो नहीं देख रखे तो मैंने एक ही प्लेलिस्ट बना रखी है। उसी एक ही प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मैं वीडियो सीक्वेंस में लगा दूंगा, तो वो आपको यहाँ पे बस वही प्लेलिस्ट आपको बस फॉलो करनी है, ताकि आपको इधर उधर जाना ना पड़े। तो वो आप बस वहाँ पे वो प्लेलिस्ट को सेव कर लो और वहाँ पे आप जाके इजिली पीवाईक्यूज लगा सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। साथ ही साथ सीडीएस के पीवाईक्यू का भी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई बटन पे दे दूंगा, तो दोनों जाके देख लेना। और सीडीएस पीवाईक्यू एक तरीके से अगर आप लगाओगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सिलेबस आपका जीके के टर्म्स में आपको इक्वल या फिर आप बोल सकते हो सेम सिलेबस ही आपको देखने को मिलता है। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे कि सेम ही तरीके के पूछे जाते हैं। तो आपको एक तरीके से वो प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही पेपर आपका यूपीएससी ही लेता है। तो उससे उसके लिए आपके लिए आप एक तरीके से आपके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप की तरह वो काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम इन तीनों के ऊपर बेसिकली हम यहाँ पे इनके तीनों के पीवाईक्यूज हम यहाँ पे पिछले 10 साल के सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना। और कोई भी आपको डाउट होता है, किसी भी आंसर में कोई डाउट होता है, तो कमेंट में जरूर लिख देना। ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2014 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, when an piston in an automobile engine compresses the gas in a cylinder, which one of the following must occur? अब देखो यहाँ पे ना आपको कुछ चीजें तो दे रखी है क्वेश्चन में, हम पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे रखा है एनर्जी कंजर्वेशन। अब देखो कंजर्वेशन मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि कोई भी कांस्टेंट चीज, मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है उस चीज में। अब उससे पहले आपको अगर एनर्जी लगाए हुए एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपकी जो एनर्जी होगी एक पर्टिकुलर सिस्टम में कांस्टेंट रहने वाली है, उसमें कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रिंसिपल है यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन का, तो वो क्या बताता है, तो वो ये बताता है कि आपकी जो एनर्जी होती है, ना ही आप उसको क्रिएट कर सकते हो ना ही जनरेट कर सकते हो। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। तो ये याद रखना कि आपकी जो एनर्जी होती है, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है। अब जैसे आपने एनर्जीज में सुन रखा होगा काइनेटिक एनर्जी, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। एक आपकी होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जितनी भी टाइप की आपकी एनर्जीज हैं, ये सब आपकी यहाँ पे जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन है यहाँ पे उसको फॉलो करती हैं। ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, आपको ये बोलता है कि जो आपकी एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो, कभी भी हम उसको क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही उसको हम यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी हम अगर सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सिस्टम में आपकी यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्वेशन होगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो यहाँ पे आपकी सेम रहने वाली, क्योंकि आपकी एनर्जी कंजर्व है। ठीक है। कंजर्व मतलब ये होता है यहाँ पे कांस्टेंट। ठीक है। तो ये चीज आपको सबसे पहले तक पता चलनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा क्या दे रखा है, अब देखो आपको यहाँ पे दे रखा है पिस्टन के बारे में। ठीक है। अब जैसे मान के चलो ये आपका एक कोई सिलेंडर है। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ आपका यहाँ पे ये पिस्टन है। ठीक है। कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे पिस्टन है। अब देखो यहाँ पे ना मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ज्यादा प्रेजेंट, जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला कि आपने यहाँ पे पिस्टन को जो ऑटोमोबाइल के है उसको आपने कंप्रेस किया। कंप्रेस मतलब हो गया यहाँ पे कि कुछ इस तरीके का सिलेंडर था, अब आपने यहाँ पे उसको आगे बढ़ा दिया। ठीक है। मतलब यहाँ पे उसको खींच के अंदर कर दिया, तो अब वो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपके इस गैस मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज्यादा जगह थी, पर यहाँ पे आपकी कम जगह है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपनी स्पीड को बढ़ा लेंगे। ठीक है। पहली चीज होगी यहाँ पे, क्योंकि अब आपने यहाँ पे क्या किया, जो आपकी एक जो गैस प्रेजेंट है एक सिलेंडर के अंदर, अब यहाँ आपने आपने यहाँ पे एक तरीके से उसको कंप्रेस कर दिया है, या जबकि यहाँ पे किसकी मदद से, यहाँ पे पिस्टन की मदद से। ठीक है। तो ये आपका पिस्टन है, तो पिस्टन की मदद से आपने उसको क्या कर दिया, यहाँ पे कंप्रेस कर दिया है। तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो आपकी यहाँ पे स्पीड होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होगी आपके जो गैस की मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस जो है आपका यहाँ पे बेसिकली, उनकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब भी यहाँ पे कंप्रेस करोगे आप कोई भी गैस को, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसकी स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। उसी को दूसरे टर्म में हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे उसकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वी क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये पता चलनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है, तो अब आप यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे तो आपको पहला ही ऑप्शन जो दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मस्ट इंक्रीज, तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन ही आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आपसे बोल रहा था गैस मस्ट अंडरगो अ चेंज ऑफ स्टेट, तो ऐसा जरूरी है। ठीक है, ये चीज होनी जरूरी नहीं है ये। फिर तीसरा आपसे बोल रहा था गैस मस्ट अंडरगो अ केमिकल चेंज, तो ये भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बस पहला ऑप्शन देखना था, बस ये पता होना चाहिए था कि आपकी जो मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होती है गैस की, वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाती है जब भी आप यहाँ पे पिस्टन्स की हेल्प से या फिर आप किसी भी दूसरी चीज की हेल्प से जब आप यहाँ पे कंप्रेस करते हो कोई भी गैस को। ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल की यहाँ पे आपको स्पीड इंक्रीज होती हुई दिख जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2022 में आ रखा है। तो यहाँ पे आपसे बोल रखा है टू ऑब्जेक्ट्स एक्स एंड वाई हैव इक्वल मास एंड आर मूविंग विद स्पीड u एंड 3u रिस्पेक्टिवली, देयर काइनेटिक एनर्जीज के एक्स के वाई रिलेटेड टू आर रिलेटेड एज। अब देखो यहाँ पे आपको बेसिकली रिलेशन बताना है आपको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। ठीक है, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का फुल आपका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो v है आपका बेसिकली वो वेलोसिटी है। पर आपको यहाँ पे पता होगा कि वेलोसिटी आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, एक होती है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल को हम यहाँ पे u से लिखते हैं और फाइनल को हम यहाँ पे v से लिखते हैं। बस मैं आपको ये एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, हमें यहाँ पे इसमें फोकस नहीं करना है। हमें यहाँ पे जो दे रखी है हमें सिर्फ यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करनी है। अब देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखी है x की काइनेटिक एनर्जी हम निकालेंगे तो हाफ, फिर आपको m दे रखा है कि वो इक्वल मास है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे पढ़ोगे तो इक्वल मास दे रखा है, मतलब हम यहाँ पे अभी m लेके ही चल रहे हैं। v के केस में आपको दे रखा है यहाँ पे कि उसकी स्पीड है यहाँ पे u, तो हम यहाँ पे u स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, v की जगह u लिख देंगे। फिर उसके बाद अपॉन में आप जाओगे, क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना है, तो हम यहाँ पे अपॉन में लेंगे और काइनेटिक एनर्जी ऑफ y लिखेंगे। फिर यहाँ पे हाफ ऐसे ही रहने वाला है, इक्वल मास है तो इसका भी यहाँ पे जो मास होगा वो m रहने वाला है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है कि 3u उसकी यहाँ पे वेलोसिटी है। ठीक है, तो 3u और फिर इसका होल स्क्वायर। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे हाफ एम यू स्क्वायर अपॉन फिर हाफ एम और यहाँ पे आ जाएगा 9u स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाफ एम तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे और यू स्क्वायर भी कट जाएगा, तो बेसिकली आपका 1/9 आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इक्वल्स टू 1/9। अब यहाँ पे आप क्या करो, बेसिकली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपको, क्योंकि इस तरीके से ही दे रखा है। तो आप यहाँ पे कर दो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे 9 आपका इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। ठीक है, तो आपका बेसिकली ये आपका यहाँ पे आंसर आएगा। तो अब आप यहाँ पे मैच कर लो, तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ एकदम मैच कर रहा है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, हर एक चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे फॉर्मुलेस तो अच्छे से यहाँ पे याद रहने चाहिए। और ये आपका एक इजी टर्म्स का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हार्ड नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये। नाउ चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 में पूछा गया। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे आपसे नॉट के बारे में बोला जा रहा है, तो आपको यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट आपको बोल रही है द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड is due to the motion of metals like iron and nickel in the core of the earth। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी गलत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे जैसे पता होगा कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मोल्टन आयरन की, जैसे आपने लावा वगैरह ये सब देख रखा होगा, तो यहाँ पे उसमें बेसिकली आपको यहाँ पे आयरन वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है, और आयरन के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल करेंट्स भी वगैरह आप यहाँ पे फ्लो करा सकते हो, आपको ये पता ही है। उसकी वजह से आपकी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे वो जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली आपके जो मोशन है यहाँ पे इन दोनों आपके मेटल्स का। ठीक है, कुछ ऐसा और भी आपके ऐसे मेटल्स है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आयरन और निकल तो है ही यहाँ पे, तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे ये देखने को मिलता है, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है ये। ठीक है, दूसरा आपसे क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट बट दीज लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर एट अदर प्लेस। अब देखो यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे बेसिकली यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है, ये गलत आपकी स्टेटमेंट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब जैसे ये मान लो आपका यहाँ पे ये मैग्नेट है। ठीक है, ये आपका ये मैग्नेट है। अब यहाँ पे आपके
पोल से इस तरफ आपके इस तरीके से आपकी बेसिकली यहाँ पे लाइन्स जाती है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखो, ये आपका इस तरफ एक पोल रहने वाला है और इस तरफ एक पोल रहने वाला है ना? तो अगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओ कि आपके पोल्स की तरफ से जब यहाँ पे वो मैग्नेटिक लाइन्स जाएँगी, ठीक है? तब आपकी वो बहुत ज़्यादा क्लोज़ रहने वाली है एज़ कम्पेयर टू जब वो यहाँ पे सेपरेटेड है, यहाँ पे पोल से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उनके आपस का आपका जो डिस्टेंस भी होगा वो यहाँ पे ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जब वो यहाँ पे पोल से निकलेंगी। तो यहाँ पे जो उनकी उन्होंने बेसिकली यहाँ पे गलती की है वो ये की है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड नियर द पोल्स नहीं होगा, पोल्स के पास आपका यहाँ पे क्लोज रहता है, ठीक है? वाइडली सेपरेटेड नहीं रहता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अभी मैंने जैसे बताया कि जब आपकी यहाँ पे एक पोल से दूसरे पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, तो पोल से ही क्योंकि वो निकल रही है, तो बहुत ज्यादा क्लोज होते हुए निकलेंगी, पर जैसे ही वो यहाँ पे दूर जाती रहेंगी पोल से, तो वो उनके बीच का डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा डिस्टेंस में। जैसे ही फिर वो वापस से जब वो दूसरे पोल की तरफ आएँगी, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि अब वो वापस से यहाँ पे एक एक तरीके से आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ गई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वाइडली सेपरेटेड नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज़ होना चाहिए था, तब आपका ये करेक्ट होता। फिर आगे आपके क्या दे रखा है, ऑफ अ मैग्नेट बट दीज़ लाइन्स कम क्लोज़र टू दी वन अनदर एट अदर प्लेसेस। अब जैसे यहाँ पे ये आपकी एक तरीके से अदर प्लेस का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो यहाँ पे भी ये जो क्लोज़र दे रखा है, यहाँ पे क्लोज़ नहीं होगा, यहाँ पे अवे होगा। ठीक है? यहाँ पे मतलब वो एक-दूसरे से थोड़े दूर हैं, दूसरे जगह पे, ठीक है? ऐसी फ़ील्ड लाइन्स पे जो भी अगर हम बात करें, पोल से अगर कोई भी दूसरी स्पॉट ले रहे हो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, तो वो आपके यहाँ पे दूर ही रहने वाले हैं एज़ कम्पेयर टू पोल की पोज़ीशन में, ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, बहुत ज़्यादा सिंपल आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे कि इस स्टेटमेंट को पढ़ के आप ईज़िली आंसर मार्क कर सकते थे, ठीक? अब देखो सी आपसे क्या बोल रहा है कि इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ेज़ बट द फ्लक्स रिमेन्स द सेम, द फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीज़ेज़। अब देखो जो आपको यहाँ पे बेसिकली ये दे रखा है, यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस दे रखे हैं ना वो थोड़े डीप में दे रखे हैं, ठीक है? ये वाला थोड़ा बी ऑप्शन जो इसका आंसर है, ये थोड़ा आपका एकदम आप बोल सकते हो कि आपने ये चीज़ तो पढ़ी होगी क्योंकि बेसिक सही है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्लियरली बता सकते हो कि यही आंसर होने वाला है क्योंकि आपसे गलत पूछा और ये गलत आप यहाँ पे पता कर लोगे। पर जो बाकी आपको स्टेटमेंट दे रखी है थोड़ी डीप में दे रखी है। तो सी ऑप्शन बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो आपको देखो ये पता होना चाहिए था कि जो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है? मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है आपका यहाँ पे, तो वो बेसिकली आपका यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे एरिया के, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि यहाँ पे इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस बट द फ्लक्स रिमेन्स द सेम, द फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीजेस, तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे अगर आप एरिया को बढ़ाओगे और आपकी यहाँ पे जो फ्लक्स है वो बेसिकली अगर सेम रहता है, तो उस केस में यहाँ पे आपकी जो डेंसिटी है वो यहाँ पे फ्लक्स की वो यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। और यहाँ पे जो आपको डी ऑप्शन दे रखा है, डी में आपसे बोल रखा है कि व्हेन द स्पीड ऑफ अ कंडक्टर मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज द इंड्यूस वोल्टेज इंक्रीजेस। अब देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था, तो यहाँ पे इसको फॉर्मूला आप यहाँ पे बोल सकते हो बी एल वी, ठीक है? तो ये आपका होता है, इसका फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको पता हो कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यहाँ पे ये चीज नोट कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग यहाँ पे बी से डिनोट करते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये बेसिकली आपका हो गया यहाँ पे लेंथ, ठीक है? ये आपका हो गया यहाँ पे लेंथ कोई भी ऑब्जेक्ट का जो जिसके बारे में भी आप यहाँ पे निकाल रहे हो उसका, ठीक है? फिर वी आपका हो गया बेसिकली आपका यहाँ पे स्पीड। तो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि स्पीड ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो लेंथ है ये आपके इस कंडक्टर की हो जाएगी मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब आप यहाँ पे तीनों ही चीज की बेसिकली एक तरीके से बात कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पे इसको इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज भी इंक्रीज होगा क्योंकि इसी के इक्वल आपको यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है ना। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके यहाँ पे वी स्क्वायर के, है ना? इसका मतलब यहाँ पे ये है क्योंकि यहाँ पे अपॉन में कोई चीज़ नहीं, अगर अपॉन में कोई चीज़ होती तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है और यहाँ पे जैसे मान लो वी स्क्वायर होता तो यहाँ पे अपॉन में वी स्क्वायर आता। तो यहाँ पे अगर सीधी सी बात है जब आप एम को बढ़ाओगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वी स्क्वायर को बढ़ाओगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे भी हो रही है क्योंकि BLB आपको यहाँ पे ऊपर में ही दिख रहा है, न्यूमरेटर में ही है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो जब आप इनको इंक्रीज करोगे तो आपके यहाँ पे इंड्यूस वोल्टेज भी आपको यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर कौन सा है जो गलत था वो है आपका यहाँ पे बी ऑप्शन।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है 2020 का। यहाँ पे क्वेश्चन है, आपसे बोला जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लेमिंग्स रूल इज करेक्ट। अब आपको यहाँ पे इसकी थ्योरी पता होना चाहिए था, यहाँ पे बेसिकली फ्लेमिंग्स रूल की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के आपके रूल होते हैं फ्लेमिंग के। एक होता है आपका यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। एक होता है आपके पास यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एक होता है आपके पास यहाँ पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। तो ये दो टाइप के आपके यहाँ पे रूल होते हैं फ्लेमिंग के। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम बना के यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना। तो ये है आपका यहाँ पे थंब, ये है आपकी इंडेक्स फिंगर, और ये है आपकी यहाँ पे मिडिल फिंगर, और फिर आपकी यहाँ पे दो उंगलियां यहाँ पे बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड रूल। अब पहले यहाँ पे मैं राइट का भी बना दे रहा हूँ। तो ये भी आपका थंब है, ये आपकी है यहाँ पे इंडेक्स, ये है आपकी यहाँ पे मिडिल फिंगर, और यहाँ पे ये दो उंगलियां आप ऐसे फोल्ड करके रखी है आपने हथेली पे, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये जो आपकी आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, कि जो मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेसिकली जो आपका थंब है, ये आपको यहाँ पे मोशन बताता है, ठीक है। दोनों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मोशन मतलब यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, इससे कंफ्यूज मत होना। कहीं पे फोर्स लिखा होगा, कहीं पे मोशन लिखा होगा, ठीक है। फिर आपकी जो इंडेक्स फिंगर होगी, तो इंडेक्स फिंगर जो होगी वो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, ठीक है। ये क्या बताएगी आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताएगी। और मैग्नेटिक फील्ड हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे कैपिटल बी से करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपकी मिडल फिंगर है, तो मिडल फिंगर जो आपके यहाँ पे वो बताती है आपको यहाँ पे करंट, ठीक है। करंट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। तो आपको यहाँ पे ये भी चीज याद रखनी है, ठीक है। तो करंट आपका हो गया यहाँ पे मिडल फिंगर पे, इंडेक्स पे आपका मैग्नेटिक फील्ड, करंट हो गया आपका यहाँ पे मिडल फिंगर पे। तो यहाँ पे मैं चलो पूरा लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मिडल फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर पे है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये डायग्राम बना लिया। अब हम यहाँ पे जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो पढ़ लेते हैं। तो देखो ए ऑप्शन आपको दे रखे है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फोर्स की बात हो रही है, करंट कैरिंग कंडक्टर की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। तो ये तीनों ही चीज आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड में दिख रही है। और आपको यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं कि लेफ्ट हैंड रूल बेसिकली आप यहाँ पे निकालते हो फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन अगर आपको यहाँ पे निकालनी है, तो उस केस में आप यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप यहाँ पे यूज करोगे। वहीं पे जो आपका राइट हैंड रूल होता है, तो वो आप यहाँ पे तब यूज करते हो जब आपको यहाँ पे करंट की डायरेक्शन निकालनी हो, ठीक है। तो करंट की अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है, तो उस केस में आप यहाँ पे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल तब आप यहाँ पे यूज करते हो, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे जरूर इसको नोट डाउन कर लेना। आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड रूल था, उस केस में आप कब यहाँ पे वो पर्टिकुलर केस कब यूज करोगे, जब आपको यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की, और आप यहाँ पे करंट का बेसिकली जब डायरेक्शन निकालने हैं, तब आप यहाँ पे यूज करोगे राइट हैंड रूल, ठीक है। तो दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अगर हम इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे पहला तो आपको जो दे रखा है एकदम करेक्ट दे रखा है, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है कि हमें यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी है फोर्स की। तो आपका पहला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है, और यही आपका आंसर है। बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्यों आंसर नहीं है। तो देखो बी ऑप्शन आपसे बोल रहा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं देता, ये क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन बताता है। तो यहीं पे गलत हो गया, तो अपना यहाँ पे बी तो होना नहीं है। फिर सी आपसे बोल रहा है कि बोथ लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल कैन बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। तो यहाँ पे अब ये भी गलत है, क्योंकि दोनों रूल्स बेसिकली हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते डायरेक्शन निकालने के लिए। आपको अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो उस केस में आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे। राइट हैंड रूल स्पेसिफिकली करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब डी आपको क्या बोल रहा है कि फ्लेमिंग रूल हैज नथिंग टू डू विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका ये तो एकदम ही गलत है, क्योंकि अभी हमने देखा इंडेक्स फिंगर जो है आपकी बेसिकली यहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ पे बी से डिनोट करा है, तो वो आपकी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बताती है कि किस तरफ में है उस पर्टिकुलर कंडक्टर में। तो ऑब्वियस ही बात है कि फ्लेमिंग का कोई भी हैंड का रूल हो, लेफ्ट हो राइट हो, दोनों ही केस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि यहाँ पे नथिंग टू डू, तो ये एकदम गलत हो जाएगा। तो आपका जो बचा हुआ आंसर है ए ऑप्शन ही आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट था। तो यही आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन अपने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ रखा है 2022 में क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, पर यहाँ पे मैक्सिमम लोग इसको गलत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना है इस चीज को। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जैसे पता होगा कि हमारे पास दो तरीके की वायर्स होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी यहाँ पे लिव वायर, ठीक है।
जो आपको देखने को मिलेगी कि आप यहाँ पे रेड कलर की बेसिकली यहाँ पे इसको हम डिनोट करते हैं कि रेड वायर जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइंस में, तो वो हमारी यहाँ पे लाइव वायर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको रेड से डिनोट करते हैं। फिर एक तरफ हमारी होती है यहाँ पे न्यूट्रल वायर, ठीक है। अब न्यूट्रल वायर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम इसको डिनोट करते हैं ग्रीन वायर से, ठीक है। ग्रीन कलर की जो भी आपको वायर देखने को मिलेगी यहाँ पे, तो इसको आप बेसिकली यहाँ पे अर्थिंग वायर भी आप बोल सकते हो, तो वो भी आप यहाँ पे इसको बोला जा सकता है। तो न्यूट्रल वायर आपकी यहाँ पे ग्रीन कलर से डिनोट होती है, ठीक है। ग्रीन कलर की वायर जो आप यहाँ पे यूज करते हो, ऊपर से जो कवर बेसिकली ग्रीन है, ठीक है, अंदर तो सेम ही चीज है, पर यहाँ पे जो आपकी लाइव वायर है वो आपकी यहाँ पे रेड से डिनोट करते हो। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये दो तरीके की आपको यहाँ पे वायर मिलती है। अब यहाँ पे एक तीसरी भी होती है, पर हम यहाँ पे सिर्फ इन दो के थ्रू हम यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो वो प्लीज ध्यान से सुनना। और आपको यहाँ पे पता होगा कि आपके घर में जो वोल्टेज आती है वो यहाँ पे 220 वोल्ट आती है, ठीक है। तो वो बेसिकली वोल्ट होती है यहाँ पे लाइव वायर की, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके लाइव वायर का पोटेंशियल होता है, ये आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका एक तरीके का यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, या फिर आप उसको बोल सकते हो वोल्टेज है। तो वोल्टेज बोल लो या पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, तो बेसिकली आपकी जो लाइव वायर का वोल्टेज है वो आपका 220 वोल्ट रहता है, और न्यूट्रल वायर का आपका यहाँ पे रहता है 0 वोल्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पे, सीडीएस में भी आ रखा है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि जब यहाँ पे लाइव वायर और न्यूट्रल वायर किसी तरीके से यहाँ पे कांटेक्ट में आती है, तब आपको देखने को मिलता है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, ठीक है। और शॉर्ट सर्किट में बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो करंट का फ्लो होगा ना, जो आपका करंट होगा वो बेसिकली यहाँ पे एकदम जीरो नहीं होगा, वो उल्टा यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि अब उसको ना शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने का, ठीक है। क्यों यहाँ पे इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि उसको यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि उसको शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा तो आपका जो करंट होगा वो यहाँ पे बहुत ज्यादा हेविली इंक्रीज करेगा, ठीक है। डिक्रीज नहीं होगा, ना ही जीरो होगा, उल्टा यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के टाइम पे। तो यहाँ पे जो बेसिकली आपका आंसर होगा, तो यहाँ पे अपना आंसर होने वाला है यहाँ पे इंक्रीजिंग शार्पली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो करंट होगा वो एकदम शार्पली इंक्रीज कर जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 2023 में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है, तो यहाँ पे आपसे बोला वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 4 पार्ट्स, दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, if the equivalent resistance of this combination is r dash then the ratio of r dash upon r is, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली आपको दे रखा है, मान लो आपके पास यहाँ पे ये एक वायर है, यहाँ पे आपसे बोला कि 4 इक्वल पार्ट्स में आपने इसको यहाँ पे काटा, ठीक है। फिर यहाँ पे काटने के बाद आपको पता है कि अगर इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है, तो यहाँ पे हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल का R है, तो हर एक की अगर हम बात करेंगे तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहाँ पे R/4 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपको जो पैरेलल का फॉर्मूला पता होगा, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे R1/R' ले ले रहे हैं, तो जो आप यहाँ पे जब भी कोई चीज पैरेलली आप यहाँ पे लगाते हो सर्किट पे, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करते हो? 1/R' इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे पैरेलली यूज करते हो, और अगर आप यहाँ पे सीरीज में लगाते हो तब आप यहाँ पे क्या करते हो? R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और फिर इस तरीके से आपका यहाँ पे जहां तक भी जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे दिए होते हैं वो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये दोनों फॉर्मुलेस तो पता होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्योंकि आपको दे रखा है कि पैरेलल आप यहाँ पे लगा रहे हो, तो हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर फॉर्मुला यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जैसे पता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना है? R/4 है। तो जब आप यहाँ पे R1 की जगह, ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पे R डैश इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे R1 जो आपको R दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बताने के लिए मैंने R1 R2 R3 ले रखा है, पर आप यहाँ पे R को ही टुकड़ों में तोड़ रहे हो, ठीक है। तो हर एक पार्ट का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो R/4 है। तो 1 जब आप R लिखोगे तो R की जगह जब आप यहाँ पे पुट करोगे R/4, ठीक है, R की जगह आप यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा? R/4 पुट करना पड़ेगा, और हर एक में करना पड़ेगा 4 बार, ठीक है, क्योंकि आपको 4 पार्ट में तोड़ रहे हो आप इसको। तो 4 बार आप यहाँ पे यही चीज लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करो? यहाँ पे आप 4 उसको ऊपर भेज दो, तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा? 1/R डैश इज इक्वल्स टू 4/R प्लस 4/R, फिर 4/R, और फिर लास्ट वाले का भी आपका बन जाएगा यहाँ पे 4/R, ठीक है। तो इतनी चीज तो आई होप कि आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अगली चीज क्या करनी है आपको यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे इन सबका सेम है, ठीक है, डिनोमिनेटर वगैरह आपके यहाँ पे सबके सेम है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो ऐड ऑन हो जाएंगे, और नीचे वाला आपका यहाँ पे सिंपली बस आर रहेगा। तो ऊपर वाले आप यहाँ पे ऐड करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 16/R, और इस तरफ में आपका है 1/R डैश, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे कितना बन गया? यहाँ पे 1/R डैश इज इक्वल टू 16/R। अब आप इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे अगर आप देखो
तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जगह आपको यहाँ पे रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो आपको क्या दे रखा है, आर डैश अपॉन आर। तो आप यहाँ पे क्या करो कि आर डैश को इस तरफ भेज दो, तो ऊपर चला जाएगा, 16 आपका नीचे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे रेशियो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आर डैश अपॉन आर का 1/16 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आर डैश की जगह 16 चला जाएगा, 16 की जगह आर डैश आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनवर्स हो जाएगा, ये चीज आपको यहाँ पे आई होप की पता चल रही हो। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका 1/16 होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना कि आपको यहाँ पे जो दे रखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हमने यहाँ पे क्या दे रखा है यहाँ पे कि आर डैश होने वाला है। तो हमने यहाँ पे 1/r डैश हमने लेके चला। और क्योंकि आपको आर दे रखा था कि उस वायर का रेजिस्टेंस है, तो हर एक वायर का यहाँ पे हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/4 हो जाएगा। तो हमने बस यहाँ पे जो अपने पास फॉर्मूला है पैरेलल का, उसमें हम यहाँ पे आर की जगह हमने यहाँ पे r/4 भरा, और क्योंकि चार पार्ट्स में तोड़ रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे चार पार्ट्स हमने चार बार लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, फिर सबको हमने ऐड ऑन कर दिया, 16/r आया। उसके बाद नॉर्मल आपको बस इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस कर दो एक तरीके से, मल्टीप्लाई नहीं मतलब क्रॉस कर देना है आपको यहाँ पे कि r1 को उस तरफ भेज दो और 16 को नीचे लाओ, तभी जाके आपका r डैश अपॉन r आ जाएगा फॉर्म मतलब रेशियो में, ठीक है। तो अपने पास आंसर कितना आ गया, 1/16 अपना यहाँ पे आंसर आ गया। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2020 में आ रखा है। तो यहाँ पे आपसे बोला है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखो यहाँ पे हम जैसे मैग्नेट का केस लेके चलते, तो यहाँ पे आपका ये एक पोल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका इस तरफ एक पोल हो गया, मान लो ये आपका है नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल। अब आपका यहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ आपकी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे जाएंगी। तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा कि कभी भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो कभी भी एक सिंगल पॉइंट से मल्टीपल फील्ड लाइंस आपकी ओरिजिनेट नहीं हो रही होंगी, ना ही कभी वो आपकी इंटरसेक्ट हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स आपको जरूर याद रखने हैं कि कभी भी आपकी यहाँ पे इंटरसेक्ट होती यहाँ पे नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। और आपकी यहाँ पे दो फील्ड लाइंस कभी भी यहाँ पे सेम पॉइंट से, ठीक है, सेम पॉइंट से कभी भी यहाँ पे निकलती हुई, ओरिजिनेट होती हुई या फिर टर्मिनेट होती हुई नहीं दिखेंगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जैसे अगर हम बात करें तो मैग्नेट के अंदर भी अपने यहाँ पे पाथ फॉलो करेंगी और कुछ इसी तरीके से यहाँ पे उसको जोड़ देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक तरीके से इसको आप बोल सकते हो कि सर्कुलर लूप बोल लो या फिर इलिप्टिकल लूप बोल लो, पर यहाँ पे कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी ओरिजिनेट या फिर टर्मिनेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय द सेम सोर्स, तो यहाँ पे आपको पहला दे रखा है नेवर इंटरसेक्ट, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, ठीक है। इंटरसेक्ट मतलब हो गया जैसे मान लो ये आपकी एक फील्ड लाइन है और यहाँ पे आपका ये एक मैग्नेट है, और यहाँ से निकलती यहाँ पे उसने इस तरीके से अपना पाथ फॉलो किया, मतलब यहाँ पे उसको काट के गई है, ठीक है, काट के गई है, एक तरीके से इंटरसेक्ट करके गई है। तो ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नेवर इंटरसेक्ट। डी आपको बोल रहा है कि इंटरसेक्ट करती है एक सर्टेन सिचुएशन को देखते हो, ये एकदम गलत है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो कभी भी यहाँ पे वो इंटरसेक्ट नहीं करने वाली है। फिर बी और सी अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपका जो कोई भी एक सिंगल पॉइंट से ना ही दो आपकी कोई भी ओरिजिनेट होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ना ही कभी टर्मिनेट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों भी गलत हो जाएंगे, तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2018 में यहाँ पे पूछा गया, आपको बेसिकली दो स्टेटमेंट दे रखी है और उनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, या तो दोनों ही करेक्ट होंगी और एक आपको किसी दूसरे स्टेटमेंट को बेसिकली यहाँ पे प्रूव कर रही होगी, या तो दोनों ही गलत है, या फिर दोनों अगर करेक्ट है तो दोनों ही यहाँ पे इंडिपेंडेंटली करेक्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट आपको बोल रहा है कंपास नीडल प्लेस नियर अ करंट कैरिंग वायर विल गेट डिफ्लेक्टेड। अब अगर आपको यहाँ पे पता हो कि कंपास नीडल जो आपकी होती है वो एक तरीके का आपका यहाँ पे एक छोटा सा बार मैग्नेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कभी भी कोई भी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अगर यहाँ पे आप बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड को देखते हुए वो आपकी यहाँ पे शिफ्ट करती है, जो यहाँ पे कंपास में निडल होती है। तो अगर आपको यहाँ पे पता हो कि कोई भी आपकी कोई भी चीज हो जो यहाँ पे करंट को कैरी कर रही है, ठीक है, तो करंट कैरिंग जैसे यहाँ पे आपको वायर दे रखी है, तो यहाँ पे वो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे क्रिएट कर रही है, जनरेट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जब यहाँ पे कोई भी करंट कैरिंग वायर को आप लाओगे, क्योंकि वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर रही है, उसकी मदद से आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो कंपास की निडल है वो भी आपकी यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना हमेशा आपको कि कोई भी करंट कैरिंग वायर को आप यहाँ पे लेके आओगे तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर वायर भी आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और उसी की वजह से जो अगर आप यहाँ पे कोई भी कंपास को लेके आओगे उसके पास, तो यहाँ पे उस कंपास में जो निडल होगी तो वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, जो एक तरीके से आपका एक छोटा सा बार मैग्नेट ही होता है वो, ठीक है। अब दूसरा आपको स्टेटमेंट क्या दे रखी है, करंट कैरिंग वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। अब देखो यहाँ पे ये तो मैंने अभी अभी बताया था आपको यहाँ पे कि करंट कैरिंग जो वायर होगी वो यहाँ पे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बना पा रही है,
इसलिए ही आपकी जो कंपास की वायर है वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी यहाँ पे पहली स्टेटमेंट को प्रूव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि पहला वाला आपको बोल रहा है कि निडल आपकी जो है वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रही है करंट कैरिंग वायर की वजह से, और दूसरा जो आपको बता रहा है वो यहाँ पे रीजन बता रहा है कि क्यों डिफ्लेक्ट कर रही है। तो डिफ्लेक्ट क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ पे अब वो मैग्नेटिक फील्ड भी वो क्रिएट कर पा रही है वो करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और दूसरा वाला पहले को क्लियरली यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे बता रहा है। तो आपको यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पे ABC ऑप्शन, तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो यहाँ पे ये तो गलत है क्योंकि दोनों ही अपने यहाँ पे ट्रू होने वाले हैं। और यहाँ पे आपको ये एक फॉल्स और एक ट्रू दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे दे दिया इन्होंने कि दोनों करेक्ट है पर कोई भी एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, तो यहाँ पे ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू, इंडिविजुअल एकदम ट्रू है, एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट जो आपकी यहाँ पे टू है वो बेसिकली आपकी स्टेटमेंट वन को यहाँ पे अच्छे से बता रही है कि हाँ इसी यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपको स्टेटमेंट वन भी करेक्ट नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी वाली पहली का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2021 में यहाँ पे आ रखा है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि लेट एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर फ्लो थ्रू एन incandescent lamp in a circuit, what is the amount of charge that flows through a 10 ms। ठीक है, तो 10 ms बेसिकली आपका हो गया यहाँ पे मिली सेकेंड, तो आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करो पहले, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए था, यहाँ पे वो आपका होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम यहाँ पे आई से डिनोट करते हैं इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जिसको हम यहाँ पे Q से डिनोट करते हैं, अपॉन होता है आपका यहाँ पे टाइम जिसको हम यहाँ पे T से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो अब आपको यहाँ पे चार्ज निकालना है। ठीक है, चार्ज निकालने के लिए आप इसको यहाँ पे चार्ज के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बना दो, तो Q इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ पे I इंटू टी। अब आई आपको यहाँ पे दे रखा है 1.5 एम्पियर, टाइम आपको दे रखा है यहाँ पे 10 इंटू 10⁻³ ठीक है, अब देखो 10⁻³ का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये 1000 से डिवाइड हो रही है ये चीज। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे करने जाओगे तो 1.5 इंटू कर दो यहाँ पे 10। अब इस 10⁻³ को अगर आपको प्लस में बनाना है तो इसको नीचे ले आओ और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10⁻3। ठीक है, अब देखो 10⁻³ बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया 1000, हम लोग यहाँ पे बेसिकली इसको लिख रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर यहाँ पे एक जीरो इसका काट दोगे एक इसका काट दोगे तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 1.5 को आप यहाँ पे 10 के स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.015। ठीक है, कुलम। तो यहाँ पे बेसिकली आपको पता है कि 1 के बाद दो डॉट मतलब एक डॉट आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, तो जब आप यहाँ पे 10 से डिवाइड करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं करो, मल्टीप्लाई में आपकी डॉट यहाँ आगे आ जाती, पर आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ये पीछे की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होगी। तो पीछे की तरफ जब शिफ्ट होगी तो पहली जब शिफ्ट हुई तो यहाँ पे जीरो लग जाएगा, फिर एक और आपकी यहाँ पे जब शिफ्ट होगी, ठीक है, तो उस केस में आपकी यहाँ पे इधर आपका यहाँ पे डॉट आ जाएगा, क्योंकि पहले केस में यहाँ पे थी, फिर एक से यहाँ पे आई और एक से फिर यहाँ पे आई। ठीक है, तो तभी आपने देखा ना कि 10⁻1 फिर 10⁻2, तब जाके आपने यहाँ पे जब डिवाइड करोगे तब यहाँ पे आपकी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 0.015 कुलम। तो यही अपना यहाँ पे आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेट आपका यहाँ पे आंसर है। नाउ अगले टॉपिक पे चलते जो कि हमारे यहाँ पे है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2018 में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला जा रहा है कि इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉल देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे बोला जा रहा है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो आपका यहाँ पे किन किन स्टेटमेंट्स यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में क्या क्या करेक्ट है। ठीक है, तो देखो पहला आपसे बोल रहा है कि जो आपका टाइम पीरियड होने वाला है यहाँ पे ऑसिलेशन का, वो आपका डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। ठीक है, लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर। यहाँ पे जैसे आपको पता हो यहाँ पे कि कुछ इस तरीके का आपका पेंडुलम होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ये जो आपकी लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है तो इसके ऊपर भी आपका यहाँ पे जो टाइम पीरियड है यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज का वो यहाँ पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे होने वाली है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे मान लो यहाँ पे ये आपका पेंडुलम में यहाँ पे मूव कर रहा है, तो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना। अगर वो छोटी लेंथ का होगा यहाँ पे कोई पेंडुलम, तो ऑब्वियस सी बात है वो इतना दूर तक यहाँ पे नहीं जा पाएगा, वो बस इतना दूर जा पाएगा। ठीक है, एक जो उसका इक्विलिब्रियम होगा वो बेसिकली यहाँ पे छोटा होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला तो आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, फिर दूसरा आपसे क्या बोल रहा है कि डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है कि आपका जो ये है ये आपका जी के ऊपर भी एकदम डिपेंड करता है।
और यहाँ पे किस तरीके से डिपेंड करता है, अब देखो यहाँ पे आपका हो गया इनवर्सली, आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये आपका है यहाँ पे इनवर्सली, मतलब यहाँ पे जी आपका नीचे है और टी आपका इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या है यहाँ पे इस चीज का लिखने का, कि टी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर, मतलब यहाँ पे डिपेंड कर रहा है पर इनवर्सली कर रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर आपका यहाँ पे टाइम पीरियड ज्यादा होगा तो उस केस में आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो यहाँ पे कम होगी। अगर आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा है तो आपका टाइम पीरियड कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो इनवर्सली। पर आपका यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है तो आपका यहाँ इस केस में आपका जो टाइम पीरियड है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से, मतलब जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा यहाँ पे आपकी, मतलब जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना आपको यहाँ पे टाइम लग रहा है, ठीक है, मतलब टाइम पीरियड रहेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो दे रखा है, तो अगली स्टेटमेंट आपको दे रखी है डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम, मतलब यहाँ पे जो ये बॉब लगा हुआ है ना, ये जो गोल सी चीज आपको दिख रही है बेसिकली इसको हम इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे बॉब। अब बोला जा रहा है कि इसके मास के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करता है आपका यहाँ पे जो ऑसिलेशन हो रहा है, यहाँ पे टाइम पीरियड जो यहाँ पे हो रहा है ऑसिलेशन का, तो यहाँ पे ये एकदम गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि यहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इससे यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये क्या आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो तीसरा तो आपका गलत है, पहला और दूसरा एकदम करेक्ट है। अब देखो तीसरा अगर गलत है तो यहाँ पे आप ए भी हटा लो और ये भी हटा लो। अब आपको यहाँ पे ये निकालना है कि फोर्थ आपका गलत करेक्ट है या फिर नहीं है। अब अगर आपको यहाँ पे हमने देखा कि पहले दो तो एकदम करेक्ट है, तो आप यहाँ पे डी भी हटा सकते हो क्योंकि आपको डी में टू नहीं दिख रहा है। तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ बेसिकली आपको क्या बोल रहा है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट है, आपका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ पे उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है यहाँ पे। तो सिर्फ दो चीजों के ऊपर आप बोल सकते हो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में दे रखी है जिसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे लेंथ के ऊपर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके यहाँ पे एक्सेलरेशन टू टू ग्रेविटी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे ये चीज याद रखना कि डिपेंड तो है यहाँ पे दोनों के ऊपर, पर एक के ऊपर डिपेंड है डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, और एक के ऊपर इनवर्सली डिपेंडेंट है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो वो यहाँ पे कम होगा, और अगर यहाँ पे वो दूसरी चीज कम हो रही है तो उस केस में यहाँ पे जो टाइम है वो यहाँ पे आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है, टाइम पीरियड जो बेसिकली है। तो इस तरीके से इनवर्सली और डायरेक्टली आपका यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1, 2 एंड 4। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज आपको यहाँ पे दे रखी है। तो एनर्जी दे रखा है, पावर दे रखा है, प्रेशर, इम्पल्स, टेम्परेचर और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। विच ऑफ द अबव इज और आर वेक्टर क्वांटिटीज, आपको यहाँ पे सिंपल बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ये, ठीक है, इसको इजी में आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे देखो वेक्टर और स्केलर आपको बस पता होना चाहिए था। अब वेक्टर क्वांटिटीज आपकी ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन भी वो लोग यहाँ पे बताते हैं, ठीक है। पर आपकी जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ उनके पास मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, पर उनके पास डायरेक्शन नहीं होती, उनके थ्रू हम यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बता सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड वगैरह बता सकते हैं, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे जो आपका इम्पल्स है ना, इम्पल्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, पर आपका प्रेशर नहीं है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो प्रेशर आपका यहाँ पे एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम देखते हैं ये आपके एक तरीके का परपेंडिकुलर फोर्स है पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी डायरेक्शन नहीं बताता ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका है यहाँ पे सी ऑप्शन में। तो इम्पल्स तो है यहाँ पे भी, पर टेम्परेचर और प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर वापस आ गया तो इसलिए भी आपका गलत हो सकता है, गलत ही है बेसिकली ऑप्शन। और टेम्परेचर भी आपका यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे डी की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आपका यहाँ पे आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही सिर्फ आपकी एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, एक ही आपका यहाँ पे आंसर होगा, वो है आपका यहाँ पे इम्पल्स, ठीक है। तो इम्पल्स आपका यहाँ पे एकदम राइट आंसर है। और इम्पल्स का फॉर्मूला आपको जैसे पता होगा एफ इंटू टी होता है, ठीक है, इम्पल्स का, इम्पल्स फोर्स का। तो फोर्स इनटू टाइम आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है अलग से। और ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सिर्फ यही आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, बाकी सब आपकी यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2016 में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि लेट अ रजिस्टर हैविंग 4 ओम रेजिस्टेंस बी कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ 12 वोल्ट बैटरी, देन द चार्ज इन द कुलम पासिंग थ्रू द रजिस्टर पर सेकेंड इज। अब देखो जो कुलम होता है बेसिकली यहाँ पे, तो कुलम आपकी यहाँ पे एसआई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है।
तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ये आपकी एसआई यूनिट होती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की, जिसको हम यहाँ पे क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हो गई यहाँ पे ये। दूसरी चीज़ की बेसिकली यहाँ पे ये जो है, ये आपको बताता है यहाँ पे कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपकी ट्रांसपोर्ट हुई है पर सेकेंड 1 एम्पियर ऑफ करंट के थ्रू। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना, और यही आपको बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे क्या लगाओगे, आप यहाँ पे लगाओगे ओम्स लॉ। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ओम्स लॉ पता होना चाहिए था। यहाँ पे वो क्या होता है आपका, यहाँ पे वोल्टेज इज इक्वल्स टू फिर करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, आई इंटू आर। करंट होता है आप यहाँ पे आई से डिनोट करते हो, रेजिस्टेंस कैपिटल आर से, और वोल्टेज को यहाँ पे वी से। अब आपको यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, वो वैल्यू पुट कर दो। वोल्ट आपको यहाँ पे दे रखे हैं 12। फिर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, करंट आपको यहाँ पे निकालना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो देन दी चार्ज इन कूलम पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस पर सेकेंड इज। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे करंट निकालना है, और यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दे रखा है यहाँ पे 4 का। तो अब आपका यहाँ पे आई आ जाएगा यहाँ पे 12/4, और इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3 एम्पियर। ठीक है, तो 3 एम्पियर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पर सेकेंड आप यहाँ पे कितना ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, बेसिकली कितना पास कर रहे हो, तो 3 एम्पियर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, मतलब मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ कुलम्स बेसिकली यहाँ पे पास हो रहे हैं रेजिस्टेंस के थ्रू पर सेकंड, वो आपके यहाँ पे क्या होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना यहाँ पे कुलम ऑफ चार्ज यहाँ पे जा रहा है, तो 3 जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन 3। ठीक है, तो 3 आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2022 से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। अब आपसे यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पे 3 तो आपकी यूनिट होने वाली है प्रेशर की, एक नहीं है। तो देखो सबसे पहली चीज जो आपका यहाँ पे पास्कल दे रखा है, ये आपकी एसआई यूनिट होती है यहाँ पे प्रेशर की। तो यहाँ पे ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये आंसर आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको नॉट पूछा जा रहा है। ठीक है, फिर अगली चीज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो पास्कल को ही हम लोग यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, पास्कल की जगह हम लोग यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर बार भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है, क्योंकि आपका यहाँ पे 1 बार बेसिकली आपका होता है यहाँ पे 10⁵ पास्कल। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ये देखोगे कि आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पे सी ऑप्शन, जूल पर मीटर स्क्वायर। अब बेसिकली ये जो आपकी एसआई यूनिट है, ये आपकी होती है यहाँ पे सरफेस टेंशन की। ठीक है, ये आपकी किसकी होती है, ये आपकी होती है यहाँ पे सरफेस टेंशन की। तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, जूल पर मीटर स्क्वायर होने वाला है, क्योंकि बाकी सब बेसिकली आपके यहाँ पे पास्कल आप बोल सकते हो एसआई यूनिट होती है। तो पास्कल को हम यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे कहीं जगह पास्कल भी लिखा हुआ मिल सकता है क्वेश्चंस में, कहीं पे आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, या फिर ऑप्शंस के अगर आप आंसर में देखोगे, तो इस तरीके से आपको ज्यादा, एक तरीके से आप बोल सकते हो इजी क्वेश्चन में घुमाया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे यूनिट्स नहीं पता होंगी कि किस यूनिट को किस और तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे तो राइट आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर्स बनते हैं, उनके हमने यहाँ पे पिछले 10 साल के सारे पीवाईक्यूज लगा लिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे मेंशन कर देना। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ जो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके साथ आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। एंड सेकेंड चीज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर देना। जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक भी ये पहुंच पाए, उनकी भी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो जरूर आप यहाँ पे पूछ लेना। टेलीग्राम चैनल पे भी आप यहाँ पे पूछ सकते हो ज्वाइन होने पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।